नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट जल्दी लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आइए श्रृंखला को हम सब देखते हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न आप सबके सामने, एक जानदार श्रृंखला, ठीक ना, शुरू हो रही है। ये आपको जो है कि 60वीं श्रृंखला है, यानी अब तक आप सबने 60 जो है कि सीरीज को देख लिया है। पर डे आप 40-45 क्वेश्चन आप कर रहे हो और शानदार तरीके से आप सबका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ठीक। तो चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार प्रश्नोत्तरीय श्रृंखला में हम सब जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। आइए बिना धीर समय गवाए हम सब बातों को किए हुए, ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न। किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 एक रैंकिंग वाली 2020 टीम बन गई है? ये आपको तो कौन सा देश है? ब्राजील है, भारत है, न्यूजीलैंड है या कनाडा है? मैं कई बार इस तरह के प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूं, ठीक ना। तो आप जो अति संभावित प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को आपको रिपीट किया जा रहा है। तो ये आपको जो है भारत जो है ये आपको 2020 रैंक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड को पछाड़कर बनी है, ठीक ना। न्यूजीलैंड को पछाड़कर रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 2020 टीम जो है ये आपको प्रथम स्थान पर पहुंची है। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ये अति संभावित प्रश्नों में से वीवीआई प्रश्न माना जाएगा, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 143वां, 150वां, 160वां या 170वां? तब आप बताइएगा कि भारत का स्थान 150वां आपको 2022 में हुआ है। जबकि 2021 में आपको जब यही पूछे तो 2021 में आपको कौन सा स्थान था? तो 142वां स्थान जो था ये 2021 में था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। लेकिन इस साल आपको जो है 8 स्थान फिसलकर 150वें नंबर पे पहुंच गया है। किसे मई 2022 में गूगल ने आपको नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? किसे आप बताइएगा? सहस मल्होत्रा को, अर्चना गुलाटी को, अंशु प्रकाश को, हर्षवर्धन श्रृंगला को, ठीक ना। तो इसमें से आपको जो है गूगल के नए नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी के नियुक्ति की गई है। किसकी? अर्चना गुलाटी जो है ये गूगल के नए आपको प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक। तो बिना देरी किए हुए प्रश्नों के अगले श्रृंखला को आइए हम सब देखते हैं। चलिए, ठीक, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब प्रश्नों के श्रृंखला को कर रहे हैं। ये रहा आपको मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा कंपनी माइंड इंडस्ट्री का अधिग्रहण किया? टेक महिंद्रा ने, विप्रो ने, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ने या लार्सन एंड टिब्रो ने? किसके द्वारा आपको जो है अधिग्रहण किया गया? जल्दी से फटाफट आप सब जल्दी से लाइव जल्दी से बताइए, प्रश्नों को करिए, ठीक ना। ये आपको जल्दी से प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। आइए प्रश्न तब बताइएगा। लार्सन एंड टिब्रो के द्वारा जो है एक नए सेवा आईटी कंपनी माइंड इंडस्ट्री का अधिग्रहण किया गया है। ये सब करंट के वेरी वेरी वीवीआई प्रश्न है। कई बार मैं इन प्रश्नों को आप सबके सामने रिपीट कर रहा हूं, ठीक ना। भारत में हर साल किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 11 मई को या 15 नवंबर को? तब आप बताइएगा भारत में आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के शुरुआत 15 मई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो 11 मई, सॉरी 15 बता रहे, 11 मई को भारत में आपको जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आइए हम सब देखते हैं वीडियो की शानदार किताबें हमारी संस्था की ओर से लिखी गई है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आगे आपको आया है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखिए, ये मई 2022 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल जूनियर कप किस देश से शुरू हुआ? किस देश से आपको जो है कि शुरू हुआ, यही आपको पूछ रहा है। और कब शुरू हुआ? तो 9 मई 2022 को 9 मई 2022 को किस देश में आपको शुरू हुआ? तो ये बताना है, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ब्राजील में या जर्मनी में। तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का जूनियर विश्व कप आपको जो है जूनियर विश्व कप ये आपको कहां पे हुआ? तो जर्मनी में बताइएगा, ठीक ना। जर्मनी में जूनियर विश्व कप के शुरुआत आपको हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने यानी WHO आपको और रेलटेल ने भारत के किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया? ये पुणे में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या मुंबई में? किस स्थान पर आपको इसकी शुरुआत की गई है? ये आप सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि WHO और रेलटेल ये दोनों मिलकर आपको इसकी शुरुआत की है। तो ये कहां से किए हैं? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर आपको जो है आंध्र प्रदेश का है। और यहीं पे विशाखापट्टनम में है डॉल्फिन नोज जो है, नोज आपको डॉल्फिन नोज बंदरगाह है, ठीक ना। बंदरगाह है ये, और भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है ये माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा? अरविंद केजरीवाल ने, वेंकैया नायडू ने, प्रकाश सिंह ने या राहुल रवैल ने? राहुल खैल या रवैल जो भी है, राहुल रवैल के द्वारा। तब आप क्या जवाब देंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो बताइएगा कि इसके आपको IPS अधिकारी प्रकाश सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है, और जिसका विमोचन जो है वेंकैया नायडू के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। यानी आपको विमोचन करने का काम वेंकैया नायडू ने, और किताब लिखे कौन है? तो IPS अधिकारी आपको जो है प्रकाश सिंह के द्वारा इसे लिखा गया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई? आप सब रोज पढ़ रहे होंगे कि श्रीलंका हाल ही में आपको आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में राजपक्षे बंधुओं का वहां से शासन जो है प्रधानमंत्री पद से आपको इस्तीफा, गोटबाया राजपक्षे को आपको इस्तीफा देना पड़ा, और उनके स्थान पर रानिल विक्रमसिंघे जो है ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर बने हैं, ठीक ना। जबकि महिंद्रा राजपक्षे अभी भी राष्ट्रपति के कुर्सी पर आपको विराजमान हैं। साथ ही साथ आप सबको बता दें, श्रीलंका की राजधानी अब जो है वो श्री जयवर्धने है, जबकि इसके आर्थिक राजधानी कोलंबो है, ठीक। कोलंबो जो है ये श्रीलंका की आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, कैटलीन नोवाक किस देश के महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? चूंकि नियुक्तियां और ये सब आपको करंट से पूछा जाएगा, ठीक ना। इसीलिए ध्यान में रखकर 10 टॉपिक को लगभग मैं रोज कवर करने की कोशिश करता हूं आप सबके लिए। तो आइए, रोमानिया के, हंगरी के, यूक्रेन की या बेलारूस के? तब आप बताइएगा कैटलीन नोवाक जो है ये
रोमानिया के आपको जो है ये प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। रोमानिया की राजधानी जो है ये आपको बुडापेस्ट है, ठीक ना। कहां पे? बुडापेस्ट। ये बुडापेस्ट जो है किस नदी पर है? तो डेन्यूब नदी के तट पर है। डेन्यूब नदी के तट पर है। ये यूरोपीय यूनियन का देश रोमानिया बहुत ही आपको जो है प्रसिद्ध देशों में से एक माना जाता है। यहां आपको डॉलर में और जो है रोमानियाई भाषा यहां प्रयोग किया जाता है। यूपी ट्रिपल एस से शानदार श्रृंखला हमारे संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी भी आप कर सकते हो, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए ये श्रृंखला को आप सब अपने निरंतर रूप से जारी रखिए और अपनी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसे देखते चलिए, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा हमारे सामने, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में किया गया? तब बताएगा ये आपको जो है भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में या सिकंदर लोदी के काल में? तब भूमि मापन के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा मापन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व नीति के तहत भूमि के मापन के लिए इस तरह का प्रयोग किया था और राजस्व में वृद्धि के लिए अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे महानतम शासकों में गिना जाता है, ठीक ना। इसलिए कि इसने दक्षिण भारत तक अपने अभियान को किया और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर भी कह लीजिए, इसकी हत्या 1296 ईस्वी में कड़े मानिकपुर के पास, ये इलाहाबाद से थोड़ा सा दूर कड़े मानिकपुर है, यहीं पे इसकी गंगा नदी में हत्या कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, यानी कह सकते हैं 1296 से 1316 ईस्वी तक आपको अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल माना जाता है, ठीक ना। 1200 आपको जो है 96 से 1316 लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय में आपको जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको इसी के समय लागू किया। दक्षिण पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक ना, आक्रमण करने वाला ये प्रथम सुल्तान था, करने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक ना। आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में है सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण इसके समय में ही था। इसने सिकंदर ए साने यानी द्वितीय सिकंदर के उपाधि भी इसके द्वारा धारण की गई थी। अब आया आपको डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या आपको बैडमिंटन? तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा कप, ये सभी जो है ये आपको जो है डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित आपको डूरंड कप को माना जाता है। किससे? फुटबॉल से संबंधित, ठीक ना। तो ये गलतियां आप सब बिल्कुल नहीं करिएगा और शानदार आप सब कर रहे हैं। मैं देख भी रहा हूं कि आप सबके द्वारा शानदार तरीके से जो है वो प्रश्नों को किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस या वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है? मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनरवा मिल केस में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब बताएगा कि आपको किसी भी मूल संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी बातें केशवानंद भारती केस में आपको जो है कहा गया, ठीक ना। केशवानंद भारती केस भारत के संविधान में इसी के तहत पहली बार और एकमात्र बार उद्देशिका या प्रस्तावना में
प्रस्तावना में आपको एकमात्र बार संशोधन जो है इसी वाद में हुआ है, संशोधन एकमात्र बार, ठीक ना, इसी के तहत। और ये आपको जो एक केशवानंद वाद है सबसे बड़ा अब तक का भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा जूरी जो थे, यानी 13 सदस्यीय खंडपीठ आपको जो है ये आपको गठित हुआ था। इसमें 13 न्यायाधीशों ने मिलकर केशवानंद वाद में निर्णय दिए थे। अब तक का सबसे बड़ा आपको जो है ये है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको कब पारित किया गया? 1966 में, 1986 में, 1976 में, 1996 ईस्वी में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आपको जो है भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था? तो बताएगा 1986 ईस्वी में आपको उपभोक्ता संरक्षण पारित किया गया, ठीक ना, 1986 में। जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत आपको कब से की गई? तब आप बताएगा कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। और आपको जो है कि पहली बार कहां मनाया गया? तो 15 मार्च 1962 ईस्वी को आपको जो है विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है 15 मार्च को। और ये पहली बार यूएसए में मनाया गया। उस समय यूएसए में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जो थे वो बड़े ही पॉपुलर राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्हीं के समय में ये अमेरिका में शुरू हुआ। लेकिन भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 ईस्वी में। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री राजीव गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, ठीक। और उस समय यदि बात की जाए राष्ट्रपति के, तब आपको सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में थे, ठीक ना। तो उसी समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में, वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो एशिया के कई ऐसे देश हैं जहां आपको 100% आबादी जो है नगरों में निवास करती है। वो आपको जापान है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है या श्रीलंका, सिंगापुर है। तो आपको जो है सिंगापुर दुनिया का 100% आपको नगरीकृत जो है माना जाता है। आपको सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में, ये आपको थाईलैंड से अलग होकर सिंगापुर एक नए राष्ट्र के रूप में गठित हुआ था और बड़े ही तेजी से दुनिया के मानचित्र पर ये अपने आप को ढाला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, जिसमें 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाता है, ठीक ना। साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारे इंतजाम आपको किए गए हैं, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा से आती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। अच्छा, दो बार, अच्छा उत्तर पश्चिम यहां बनाया है, ठीक ना, उत्तर पश्चिम। तो भैया भारत में जो हवाएं चलती हैं ये आपको किधर से? यही अरब सागर से ये हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से आती हैं और यहां तक बढ़ते हुए आ जाती हैं। अब यहां से ये जो है ये हवाएं इस दिशा में चलते हैं और यहां आपको आने वाले समय यही बंगाल की खाड़ी है यहां पहुंचते हैं, ठीक ना। ये आपको जो है यहां पहुंचते हैं और यहां दाब जो है खूब जबरदस्त दाब बनाती हैं। फिर ये ऊपर की ओर यहां पे आती हैं और गारो खासी जयंतिया से ये टकराकर भारत की ओर इधर बढ़ती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह आपको कौन सी है, तब बताएगा कि यह दक्षिण पश्चिम से, यानी
आपको जो है दक्षिण पश्चिम से आई और उत्तर पूर्व की ओर, यानी उत्तर पूर्व की ओर गए, और यही आपको ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ठीक ना, तो ये जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, ये आपको राफेल का नियम पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये ढेर सारी बातें मिलेंगी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ती है? ये देख भाई, ये आपको पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ठीक ना, ये हमारा सूर्य है और इसकी किरणें लंबवत जब दिन और रात दोनों बराबर पड़े तो सूर्य आपको लंबवत किरणें कहां पड़ेंगे ये आप बता सकते हो, भले भांति किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बीचों बीच जो होते हैं ये 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक ना, भूमध्य रेखा कहते हैं। और आपको जो है 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण की पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको जो है दक्षिण में खींची चुकी है पृथ्वी को 2 भागों में, ऊपरी वाला भाग जो है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और नीचे जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है बच्चा। ठीक ना, और ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है ये आपको कर्क रेखा कही जाती है और दक्षिण में खींची गई मकर रेखा कही जाती है। बाकी आप सबको पता है कि ऊपर का उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तब सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ रही है? तो भूमध्य रेखा पर बच्चा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जब दिन और रात दोनों बराबर हो, यानी सूर्य जो है वो बीचों बीच चमकता है पृथ्वी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? यानी देखो, द्वीप किसे कहते हैं? तो जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, चारों ओर आपको समुद्र से, चारों ओर समुद्र से घिरा हो। ठीक ना, समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप वो से बोलते हैं जो आपको 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वो आपको प्रायद्वीप कहते हैं। अरब का प्रायद्वीप जो है आपको एशिया का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये क्षेत्र माना जाता है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक, ये बातें हुआ। डेल्टा किसे कहते हैं? तो जब नदियों द्वारा निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, निक्षेपण की प्रक्रिया के समय अपने पीछे छोड़े गए एकदम ठेठ भाषा में छोड़े गए अवसाद जो होता है, अवसाद, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो डेल्टा का निर्माण होता है। तट क्या है? तो स्थल का वह भाग जो समुद्र की ओर धंसा हुआ है, जो समुद्र की ओर धंसा हुआ है। ठीक ना, धंसा हुआ है ये आपको जो है ये तट कहलाता है। तो ये प्रमुख बातें, यानी स्थल का भाग जो समुद्र में आपको छिछलेपन के साथ धंसा हुआ है उसे कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस में किया गया है? तो आपको जो है 16 में आपको जो है समान किसके लिए? तो आपको जो है 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है, 17 और 18 उपाधियों का अंत बताता है। नौकरी में अवसर की समानता, 16 क्या कहता है? नौकरी में अवसर की समानता। ठीक ना, अवसर की समानता एक सिंपल सी बात है, यानी जात, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत, ठीक ना, उपाधियों का
अंत, यानी ये बातें आपको है। और अनुच्छेद 14 में आपको क्या है, तो समता का अधिकार के विषय में बातें की गई है। ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल कहते किसको हैं भैया, तो आपको संसद जो प्रारंभ होता है 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के समय को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, जबकि 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तारांकित प्रश्न और अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों की संख्या आपको 20 होती है, 20 प्रश्न होते हैं, ठीक ना। और इससे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको प्रमुख बातें स्टार लगा के आपको जो है प्रश्न भेजा जाता है और उसे अनुमोदन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो ये बातें रही। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से आप सबके लिए नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी है। आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व व्यवस्था को किस व्यवस्था के तहत लागू किया था, रैयतवाड़े, काश्तकारे, महालवाड़े या इस्तमरारे, तब बतेगा इसे इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं या इसे और एक नाम है विश्वादारी, ठीक ना, विश्वादारी व्यवस्था या इसे ही बच्चा जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था या इसे ही स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक ना। ये जो है स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी, बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में किया गया था, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में आपको महाल का अर्थ जो होता है, अर्थ क्या होता है, तो ग्राम सभा या ग्राम समुदाय होता है, ठीक ना, ग्राम समुदाय होता है। और ये आपको कब लागू हुआ, 1820 ईस्वी में ये आपको लागू हुआ। और इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है, हॉल्ट मैकेंजी, ये आपको इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये रैयत का अर्थ होता है किसान, ठीक ना, यानी ये आपको किसान से वसूल किया जाएगा। और ये व्यवस्था आपको 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम लागू हुआ। और कहां लागू हुआ, तो आपको जो है तमिलनाडु यानी मद्रास में यह लागू हुआ। और इसके आपको जो है थॉमस मुनरो जो था इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप सबको जो है पता होना चाहिए, जानते भी होंगे, उम्मीद यही करता हूं कोई गलती आप सबसे नहीं होगी। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब प्रश्न आपको इक्का दुक्का बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये ऋषि सरोवर कहते हैं, अगस्त सरोवर कहते हैं, या आपको जो है सप्त ऋषि सरोवर या पंच ऋषि सरोवर, तब बताएगा इसे ऋषि सरोवर के नाम से नैनीताल झील को जाना जाता है, ठीक ना। ताल तिलैया ये सारे आपको झील जो है आपको मैक्सिमम ताल के नाम से आपको कहां मिलेंगे, तो उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक ना। ये आपको नैनीताल झील कहां है, उत्तराखंड में आपको है, ठीक। सभी को पता है नैनीताल फेमस जगह है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, जल विद्युत शक्ति परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या वन्य जीव जंतु संरक्षण परियोजना है, या आपको नदी संयोजन परियोजना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये भारत के 4 महानगरों को, यहाँ पे दिल्ली कर लो, यहाँ पे कलकत्ता कर लो, यहाँ पे आपको मद्रास कर लो, यहाँ आपको बंबई कर लो, मुंबई, और ये चारों को जोड़ने के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपको परियोजना है। ये भारत के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को एक बड़े चारों महानगर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यह योजना प्रारंभ हुआ था। गंधार कला किस विदेशी कला से
प्रभावी था। तब गांधार कला पर आपको, ये गांधार कला किसके समय में विकसित हुआ, तो ये कनिष्क के काल में, ठीक ना, कनिष्क के काल में विकसित हुआ, के काल में विकसित हुआ, ठीक ना, विकसित हुआ। ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए। ये किस कला से संबंधित है, तो मूर्ति निर्माण से, मूर्ति निर्माण कला से आपको यह संबंधित है, ठीक ना, ये बातें। और इस पर ये आपको रोमन भारतीय कला का आपको इस पे मिश्रण देखने को मिलता है। किसका, रोमन और भारतीय, कहीं कहीं यूनानी भी लिखा है, लेकिन रोमन और भारतीय कला का इस पे जबरदस्त तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा आपको निर्मित किया गया था। ये 1000 बार प्रश्न पढ़ाया हूं और आप सबसे प्रश्न पूछा भी गया है। ये राजपूत राजवंश, चोल राजवंश, चंदेल राजवंश या आपको पल्लव राजवंश, तो आपको चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो, ये कहां है, तो वर्तमान में आपको जो है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के एमपी के छतरपुर जिले में है, ठीक ना, छतरपुर जिले में आपको स्थित है। खजुराहो मंदिर पे आपको यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव, ठीक ना, महादेव का मंदिर जो है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर आपको माना जाता है। और चंदेल वंश के स्थापना जो है नन्नुक के द्वारा आपको चंदेल वंश के स्थापना किया गया था, ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप सबके लिए, साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से यूपी टेट का भी बैच शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, सैयद वंश का, खिलजी वंश का, गुलाम वंश का या लोदी वंश का, तो आप बताइएगा कि इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक था। और इसका शासनकाल की बात की जाए तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर किसी किताब में 1211 लिखा है, 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ये आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, ठीक ना। ये आपको जो है कि इसी के साथ आप कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माता भी आपको जो है इसे ही माना गया है। साथ ही साथ इल्तुतमिश द्वारा आपको कई व्यवस्थाएं, जैसे शुद्ध अरबी में सिक्के, इक्ता व्यवस्था, पहले जान लो, इक्ता व्यवस्था का जन्मदाता, ठीक ना, इक्ता व्यवस्था का जन्मदाता आपको इसे ही कहा जाता है। इसी के समय में शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के, शुद्ध अरबी भाषा में भाषा के सिक्के जो हैं इसी के समय जारी किए गए। चांदी के सिक्कों को जितल जो था ये चांदी का सिक्का था, और टका जो था ये टका जो था ये आपको किसका था, तो ये आपको जो है तांबे का था, ठीक। तो ये आप सब बातें याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आपको जो है वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य ये माना जाता है सत्यमेव जयते। ये आपको जो है कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या दयानंद सरस्वती। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, और ज्योतिबा फुले के द्वारा आपको 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही साथ ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक आपको जो है एक पुस्तक भी लिखी थे। इनके द्वारा आपको जो है सवर्ण लोगों का, खासकर ब्राह्मणों का काफी विरोध किया गया था। ज्योतिबा फुले जो थे उस समय स्त्रियों की दशा पर और आपको गरीब जो थे, जो समाज के दबे कुचले, आपको जो छुआछूत के शिकार थे, उनके उत्थान में जबरदस्त योगदान इनका रहा, ठीक ना। महात्मा ज्योतिबा फुले, ये
विश्व में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? तो गन्ना जो है ये भारतीय मूल का पौधा है। कैसा है? तो भारतीय मूल का पौधा, आपको मूल का पौधा गन्ना को माना जाता है। ये बातें याद रखे रहिए। ये विश्व में गन्ना के उत्पादन में ब्राजील पहले नंबर पे है, जबकि भारत दूसरे नंबर पे है। क्यूबा को चीनी का कटोरा जो है ये क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा लैटिन अमेरिकी देश है। और गन्ना जो है एक नगदी फसल के अंतर्गत आपको जो है फसल के अंतर्गत ये आपको अंतर्गत आता है। ये बातें भी मान लीजिए, ठीक ना। साथ ही साथ गन्ना भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल की श्रेणी में भी आपको आता है। ये महत्वपूर्ण बातें रही, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो आप सबको मैंने बताया है, कई बार बताया, एक बार और बता देता हूं कि देखिए ये मंडल है 0 से 18 से 32 से आपको जो है कि 64 से 540, ये आपको, और ये क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल कहलाता है, ये समताप मंडल कहलाता है। ये आपको जो है कि आयन मंडल, हाँ, मध्य मंडल ये कहलाता है। ये आपको आयन मंडल कहलाता है, आयन मंडल। और ये आपको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये समताप मंडल में है आपको ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक ना। ओजोन मंडल जो है ये समताप मंडल में है पाया जाता है, ये बातें। और समताप मंडल में ये जो पाया जाता है तो ये करता क्या है? तो ये आपको भूतल पर आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है या रोक लेता है। ओजोन मंडल में आपको ओजोन मंडल के मोटाई जो है 50 किलोमीटर तक लोग बताते हैं, है, ठीक ना। 50 किलोमीटर तक मोटाई है। इसके मोटाई के मापने की इकाई को डाप्सन कहते हैं, ठीक ना। मोटाई के मापने के इकाई को डाप्सन कहते हैं। और ये परावैंगनिक किरणों से रक्त कैंसर, त्वचा कैंसर जैसे आपको बीमारी होती है। ये आप सबके लिए याद रखे रहिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें होती है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, फ्री आपको ये नोट्स बुक है, साथ ही साथ टेस्ट श्रृंखला है। और जल्दी से आप सब अपने जो है तैयारी को मूर्त रूप दीजिए और अधिक से अधिक आप लाभ को प्राप्त करिए, ठीक ना। समताप मंडल में ओजोन मंडल का कार्य क्या है? तो वही प्रश्न आपको शायद रिपीट हो गया है। भूतल पर आने वाले परावैंगनिक किरणों को रोकना या अवशोषित करना समताप मंडल का आपको काम है, ठीक ना। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ये आर्यभट्ट है, अश्वघोष है, या आपको ब्रह्मगुप्त है, या वराहमिहिर है। तो आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की गई, जबकि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम ये चरितम आपको जो है, और पंच सिद्धांतिका जो है ये आपको किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका की रचना आपको की गई है। वराहमिहिर जो है ये पंच सिद्धांतिका के रचनाकार माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आपको स्थित है? बर्लिन है, रोम है, इस्तांबुल है, ठीक ना, या प्राग है? तो इस्तांबुल जो है ये टर्की है, टर्की आपको जो है तुर्की, इसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं, यूरोप का मरीज भी आपको कहा जाता है। किसी समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य, ठीक ना, ऑटोमन साम्राज्य जो था यहां पर हुआ करता था, और इस साम्राज्य का अंत जो है किया गया। और ये ऑटोमन साम्राज्य आज तुर्की जो है कि पहला एशियाई देश भी था जो कि पश्चिमीकरण को अपनाया था। यहाँ का आपको एक मुस्तफा कमाल पाशा थे, जिसे
तुर्की का आपको नेपोलियन कहा जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की का एकीकरण किया गया था। चलिए, वह कौन सा एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर आपको छपी है? तो वह आपको असमी है, बांग्ला है, मणिपुरी है या उड़िया है। ये कौन सा आपको है? तो वह चीनी तिब्बती लिपि में एकमात्र छपी हुई भाषा। ये प्रश्न बड़ा ही थोड़ा सा कठिन है, आप जवाब इसका आसानी से दे सकते हो, बहुत कठिन नहीं कह सकते, ठीक ना। ये आपको असमी जो है, असमी भाषा यही है। नेक्स्ट देखिए, वाचन के समय पुस्तक की आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपको जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ये सबको पता है। जब भी आप किताबों को पढ़िए तो 25 सेंटीमीटर ये जो है ये इसे यहां लगा लीजिए और किताबों को ऐसे, किताब वास्तविक रूप से बच्चा पढ़ने का आप सबको सिखाया गया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन किताब पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपको ये माना जाता है, ठीक ना। ये किताब पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक। तो ये बातें आप सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम सब आगे देखते हैं। कितना इंच में अच्छा पूछ लिया है, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या 12 इंच। तब आप सब बताइएगा कि यह वाचन के लिए 12 इंच 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको आएगा, तो ये होना चाहिए, ठीक ना। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कोंकणी भाषा क्या मुख्य भाषा है? यानी कोंकणी किस क्षेत्र की मुख्य भाषा है, किस प्रदेश की? केरल की, मिजोरम की, गोवा के या अरुणाचल प्रदेश की? तब आप बताइएगा आपको जो है कि कर्नाटक, गोवा और आपको महाराष्ट्र का पुणे वाला क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है। और रेलवे का तो अलग से कोंकण रेलवे अलग से जोन ही बना दिया गया है। तो ये आपको कोंकणी किस प्रदेश की भाषा है? तो आप जवाब देंगे कि गोवा की भाषा कोंकणी है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में मांडवी नदी के तट पर है पणजी स्थित है। कहां पे? मांडवी नदी के तट पर आपको जो है पणजी स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के स्थापना कब हुई? तो इसका मुख्यालय कहां है पूछा है। इसकी स्थापना जो है कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, ठीक ना। ये आपको किसके स्थान पर? पूर्व की संस्था कौन सी थी? तो पूर्व की संस्था गैट थी, ठीक ना, GATT। गैट जो थे ये पूर्व में, और इसकी राजधानी कहां बनाई गई, मुख्यालय? तो जेनेवा में आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बनाया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का मानक समय यमुनोत्तर रेखा पर है, तो भारत का मानक समय GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से आपको 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो आगे है तो यानी भारत आपको जो है ये विश्व के मैप को देखेंगे तो आपको मिलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। 82.5 डिग्री, ठीक ना। ये 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। यही महत्वपूर्ण बातें रही, ठीक ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक। तो भारत स्थित है और ये आपको GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा हमारा समय आगे है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र जो है ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, चेमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक ना, ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। लगभग आपको 5000 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है और ये मानसरोवर झील ये कहां स्थित है? तो मानसरोवर झील में आपको मानसरोवर झील से यह निकलती है और इसे आपको जो है सांगपो के नाम से, चीनी क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे आपको दिबांग या दिहांग कहते हैं, दिबांग या
देहांग के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि असम में इसे आपको जो है ब्रह्मपुत्र और शेष भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में आपको इसे क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना या यमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा प्लस आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र जो मिलती हैं तो आप मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सबसे बड़े दुनिया का डेल्टा का निर्माण करती है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई जो है, लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, भारतीय उप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ठीक ना, महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के रूप में इसे जानते हैं, ये है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर बांध आपको किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर आपको जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक ना। कृष्णा नदी पर, नागा अर्जुन, कावेरी नदी पर आपको जो है कई बांध, ये सभी नदियों पर आपको बांध स्थित हैं, ठीक ना। तो ये महानदी पर आपको सबको पता है, सबसे लंबा बांध महानदी पर ही स्थित है, उड़ीसा के महानदी पर। अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से और होम डिलीवरी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, ये आपको विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या आपको बाल गंगाधर तिलक, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और कम बैक टू वेदांत के साथ साथ इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में आपको इनके द्वारा किया गया, ठीक ना। बाद में आपको 1877 ईस्वी में इसे परिवर्तित करके लाहौर भी वापस ले जाया गया। ये आपको इन्हीं के द्वारा भारत जो है, एक शब्द कहते हैं विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी का स्थापन नहीं हो सकता, ऐसी बातें इनके द्वारा बोली जाती है। मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का कार्य क्या था, तो ये बंजर भूमि का प्रबंध करना, सब अधिकारियों पर नजर रखना, वेतन संबंधी मामलों को देखना या जागीरों का हिसाब रखना। तब आप बताएगा कि आपको जो है वेतन संबंधी मामलों को देखने का काम आपको दीवान ए तन नामक अधिकारी करता था। खानवा का युद्ध, ये आपको बाबर आया, पानी पिया, पानी पी के खाना खाया, खाना खा के चांद देखा, चांद देख के घाघरा नदी में डूब मरा। तो ये खानवा का युद्ध बाबर और आपको जो है राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच, राणा सांगा और आपको जो है बाबर के क्या नाम है, बाबर के बीच, ठीक। इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद क्या बदला, तो इंपीरियल बैंक जो था ये आपको 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी और आपको जो है 1955 ईस्वी में इसका नाम बदलकर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकु को पराजित किया और कौन सी उपाधि धारण की, तो शकु के पराजित करने के बाद इसके द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। चांदी के सिक्के जो है सर्वप्रथम इसने शकु को पराजित करने के बाद ही, और इसे सकारी यानी शकु का दुश्मन कहा गया। साथ ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आप सब शानदार तरीके से पढ़े, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए आगे आप सबका विशेष रूप से शुभ संध्या, आप सब इसी तरह तरक्की करते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।